Hello and most welcome, my dear students, my dear learners, and my dear friends. तो सबसे पहले आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद गरोडियस 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ में ये छठ पूजा जो हमारे बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आस्था का महापर्व से कहा जाता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आप लोगों को से यह कामना करता हूँ कि आप लोग भी जो है अपने जीवन में बिल्कुल तरक्की करें और माँ छठ पूजा जो है उसको आप साथ में मनाएं और माता से आशीर्वाद लें। छठी मैया आपको आशीर्वाद दें कि आप अपने जीवन में जहाँ भी हैं उससे बेहतर हों और भी बेहतर हों, बेहतर ही बेहतर हो। और इस चीज़ को देखा जाता है, इसे महापर्व इसलिए भी कहा जाता है कि पूरा दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है जी, और हम लोग जो है डूबते हुए सूरज को भी सलाम करते हैं। और उसमें भी तो खास बात यह है कि सबसे पहले डूबते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं और उसके बाद उगते हुए सूरज को भी सलाम करते हैं। और हम भी इससे जीवन में यह सीख लें कि जो व्यक्ति डूब रहा है उनका भी रिस्पेक्ट करें, जो व्यक्ति उग रहा है उनका तो सबको रिस्पेक्ट करता है, जो व्यक्ति डूब रहा है उनका भी रिस्पेक्ट करें, वह उनका स्ट्रगल का टाइम होता है तो उनका भी साथ दें। तो यही कुछ ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए है, जिससे सीखें कि माता पिता जब हमारे जवानी में होते हैं तो हमारे लिए जब पैसा वगैरह देते हैं तो उनको हम सम्मान करते हैं, और वही माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो हमें पैसा वगैरह नहीं देने लगते हैं तो हम उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं। तो यही इस चीज़ से हम सीख लेंगे कि हमें अपने माता पिता जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको जो है हम जब वे बुजुर्ग हो जाएं तब भी उनका उतना ही सम्मान, उतना ही इज्जत, उतना ही रिस्पेक्ट दें जितना अभी हम दे रहे हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हम आपके साथ बोले थे कि हम ग्रामर और वोकेबलरी का सीरीज लेकर के आएंगे, और उसमें जो है एक क्लास आपको पहले करवा दिए थे। लर्न विद गलोरियस 2.0 ये हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिस पर आप अभी जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम है। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का जो भी इस वीडियो पर क्लिक किए हैं या इस वीडियो पर आए हैं। तो हैप्पी छठ पूजा टू ऑल, सभी को पहले छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। और जिस टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं वह टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक जी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यह टॉपिक का नाम है। और इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक ग्रामर का बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट करना। एग्रीमेंट मतलब तालमेल। पहला जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लें तो आपके लिए और भी बेहतर हो जाए, ताकि चीज़ों को बेहतर की क्यों पढ़ते हैं आखिर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्यों जरूरत पड़ता है। रूल नंबर पहला से चालू कर रहे हैं आपके सामने। ये उस वीडियो में बताया गया था कि इसमें देखिए नॉन और वर्ब के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि जब हम किसी भी नॉन में जब एस या ईएस जब जोड़ते हैं जी तो वह प्लूरल कैटेगरी में चला जाता है। किस कैटेगरी में? प्लूरल कैटेगरी में, प्लूरल कैटेगरी में चला जाता है। जबकि जब हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, यहाँ पर वर्ब कहने का मतलब मेन वर्ब से। बाकी हेल्पिंग वर्ब में कौन सिंगुलर कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब है, कौन प्लूरल कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब है, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। और प्रोनाउन का भी कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर में आता है, कौन सा प्रोनाउन प्लूरल में आता है। मेन फोकस हमारा रहेगा नॉन को पहचानना, कि आप इसलिए कहा जाता है कि फाउंडेशन है नॉन। नॉन को आप बेहतर ढंग से जब पढ़ लेते हैं कि नॉन में कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, या फिर किस टाइप का नॉन है, आप इस चीज को पहचान पाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ये उस वीडियो में बताया गया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो काम है वह केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, एक नॉन और सेकंड वन प्रोनाउन। और प्रोनाउन की संख्या चूंकि फिक्स है और इसलिए प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल याद करना ज़्यादा आसान होता है। नॉन में थोड़ा सा देखना पड़ता है, कई बार देखने में नॉन सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल, कई बार देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, कई बार सिंगुलर प्लूरल का दोनों फॉर्मेट एक ही होता है। तो आप वहाँ पर व्यक्ति मीनिंग के अनुसार समझता है, सेंटेंस का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार समझ में ना पड़ता है कि सेंटेंस को मतलब सिंगुलर वे में जाना चाहिए या फिर प्लूरल वे में जाना चाहिए, इस प्रकार की बात है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए फाउंडेशन कहा जाता है नॉन को। नॉन में केवल नॉन का डिफिनेशन जानना ना, टाइप्स जानना मतलब मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आप सही ढंग से चीज़ों को कैटेगराइज कर पा रहे हैं, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो वर्ब में जब हम नॉन और वर्ब में क्या बेसिक डिफरेंस है जी? नॉन और वर्ब में बेसिक डिफरेंस यह है जी
कि जब हम नॉन में एस या एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और जब वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर कैटेगरी में चला जाता है। जैसे हम आपके सामने एक बोर्ड बना करके यहाँ पर लिखे हैं, एक ग्राफ बना करके यहाँ पर नॉन, यहाँ पर वर्ब लिखे हैं। नॉन में देखें काउ, गर्ल, बॉय, चाइल्ड, टीचर, स्टूडेंट, कुछ भी लिखा जा सकता है, बेंच वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें लिखा जा सकता है। देख रहे हैं वीडियो में थोड़ा सा लगा कट रहा है इधर वाला चीज, ठीक है जी। तो इस प्रकार की चीजें, तो काउ, गर्ल, बॉय, चाइल्ड, टीचर, स्टूडेंट, इस प्रकार की चीजें। जब इसको प्लूरल बनाना है तो काउ में क्या करिए कि एस जोड़ दीजिए, गर्ल में क्या करिए एस जोड़ दीजिए, गर्ल्स हो जाएगा। बॉय में क्या होगा बॉयज हो जाएगा। चाइल्ड में क्या होगा, तो चाइल्ड का प्लूरल कैसे बनता है, चिल्ड्रेन करके बनता है, चिल्ड्रेन होता है। उसी प्रकार अगर बॉक्स रहता तो बॉक्सेज होता, टीचर रहता था फिर टीचर्स होता। ये तो इस सिंगुलर से प्लूरल बना दिए, लेकिन गो कम जो है वह ऑलरेडी प्लूरल में है, इसको सिंगुलर बनाना है तो एस या एस जोड़ना पड़ेगा। तो गोज कम का क्या होगा कम्स होगा, और ईट का क्या होगा जी इट्स होगा, और मीट का क्या होगा प्लूरल मिट्स होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है जी। नॉन में एस या एस जोड़िए सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, और वर्ब में जब एस या एस जोड़े तो वह प्लूरल से सिंगुलर बनेगा। ये बेसिक सा डिफरेंस आपको उस वीडियो में बताया गया था, एक बार गो थ्रू जा करके कर लें, बेहतर ढंग से समझाया भी गया था। और इस चीज को अगर नहीं समझ पाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस चीजों को डायरेक्ट समझ पा रहे होंगे, या फिर समझ लें, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इस छोटा सा बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम नॉन में एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, जब वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, ठीक। अब देखिए रूल नंबर 1 वह था कि नॉन में जब एस या एस जोड़ते हैं। अब रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो ना जी, तो वर्ब भी किस कैटेगरी का होगा सिंगुलर का। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब प्लूरल रहेगा नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। जैसे अब इसमें देखिए अगर नॉन है तो नॉन को ही पहचानना है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, सब्जेक्ट को पहचानना। कई बार जो है सेंटेंस में जो हमारे पास सब्जेक्ट होता वह सिंगल एक ही वर्ड का होता है या एक ही नाउन का होता है, कई बार कनेक्टेड रहता है। जब सिंगल रहता है तो उसमें पहचानने में हमको दिक्कत नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन फील नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है चीजें। हमें दिक्कत तब लगता है जब वह कनेक्टेड हो, जब बहुत सारे नॉन कनेक्टेड हो करके एक सब्जेक्ट का काम करे, बहुत सारे प्रोनाउन कनेक्टेड होकर एक सब्जेक्ट का काम करे, तब वहां पर चीजों को हमको समझने में दिक्कत है। जैसे यहाँ पर राम है तो राम सिंगुलर नॉन में आ जाएगा, तो राम के साथ यहाँ पर सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर वर्ब टीच में ईएस लगाकर टीचेज कर दी है, तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस, अपने आप में करेक्ट सेंटेंस राम टीचेज। राम एंड राहुल है तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हैं प्लूरल कैटेगरी में चल गया, राम अकेले रहता था यहाँ पर टीचर लिखना पड़ता, चाहे राहुल अकेले रहता तब भी टीचर लिखना पड़ता, लेकिन राम एंड राहुल दोनों आ गया था, टीचर लिखना पड़ेगा कि टीचर लिखना पड़ेगा, तो नहीं टीच अपने आप में सही है क्योंकि ये दोनों प्लूरल ये दोनों प्लूरल हो गया। तो प्लूरल वाला प्लूरल की बात हो गया, प्लूरल वाला प्लूरल की बात हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आगे सुनिए, द बॉय इज रनिंग, द बॉय इज रनिंग, बॉय कौन सी है सिंगुलर कैटेगरी में है तो सिंगुलर कैटेगरी में इसलिए इज लगाए हैं यहाँ पर। द बॉयज यहाँ पर प्लूरल कैटेगरी का यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं, आर का प्रयोग किए हैं, किसका प्रयोग किए हैं आर का। द बॉय इज रनिंग, द बॉयज आर रनिंग, दिस बुक इज यूजफुल, दिस बुक इज यूजफुल, दिस बुक इज यूजफुल, यहाँ पर बुक सिंगुलर कैटेगरी में है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। दीज बुक्स किए हैं, यहाँ पर बुक्स है बुक्स, तो इसलिए यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किए हैं। ये इज सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है, यह उस वीडियो में बताए थे, पहले वाला वीडियो में नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और इसमें भी बताए थे कि दैट का प्लूरल दोज होता है और दिस का प्लूरल दीज होता है, तो दीज हो गया तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में दिस दीज इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल कैटेगरी में ही आएगा, दीज के बाद बुक्स नहीं लिखना होगा, दीज बुक्स ही होगा, ठीक है जी। यह छोटा छोटा बात सीखना है हम लोग को। एक्सेप्शन है, ये तो बोल दिए एक शब्द में बोल के निकल गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसके एक्सेप्शंस में है, दो जगह एक्सेप्शन हमें बनता है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सेप्शन बनता है और दूसरा एक्सेप्शन बनता है जब हमारे पास सेंटेंस इमेजिनरी हो, हाइपोथेटिकल हो। इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल के मतलब समझ पा रहे हैं आप। इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कहने का मतलब है जो अनरियल सिचुएशंस हो, मतलब रियल में उसका कोई लेना देना नहीं है, अनरियल हो,
जैसे बोलते हैं ना कि कई बार कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आता। देखिए आप, यह अनरियल सिचुएशन, आप रियल में पक्षी नहीं है, और अगर पक्षी होते तो एक कल्पना है, कोरी कल्पना जिसको कहते हैं। यह एक इमेजिनरी सेंटेंस है या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि देखिए आप हैं नहीं लेकिन कह रहे हैं कि अगर रहते तब, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो भ्रष्टाचारी को खत्म कर देता, लेकिन रियल में आप देश के प्रधानमंत्री हैं नहीं। एक अनरियल सिचुएशन है या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसी को कहते हैं हम। जो चीजें नहीं है उसके बारे में बात करना हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहलाता है या अनरियल सिचुएशंस कहलाता है, या इसी को हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस भी कहते हैं। जो चीजें रियल में उसका किसी से कोई लेना देना नहीं हो, जो चीजें केवल इमेज में हो, इमेजिनरी हो, तो उसी को हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनरियल सिचुएशन। और दूसरा केस कब बनता है? दूसरा केस तब बनता है जी जब हमारे पास सेंटेंस का जो टाइप्स हो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हम किसी को अभिशाप देते हैं, कर्स देते हैं, ब्लेसिंग करते हैं कि, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये दो सिचुएशन है जिसको हम एक्सेप्शन में रखे हैं आपके सामने। पहला सिचुएशन कि व्हेन वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंस, पहला सिचुएशन कब है? जब हमारे पास सेंटेंस कैसा हो? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। आप सेंटेंसेज के टाइप्स को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम वीडियो ला करके फिर आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 5 टाइप के सेंटेंसेज को हम लोग पढ़ते हैं मेनली। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चौथा इंपरेटिव सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो उसमें से जो पांचवा टाइप का जो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें को लेकर के हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है फिर भी हम लोग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। और अगर मान लिया सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब, अब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब तो प्रयोग करना ही है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तब भी हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन से सेंटेंस में? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में। पहला सेंटेंस जो लिखे, गॉड सेव द किंग, कहना चाह रहा है व्यक्ति कि भगवान जो है राजा की रक्षा करे। तो गॉड यहाँ पर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सेव्स लिखना चाहिए, लेकिन सेव्स नहीं लिख करके केवल सेव लिखा गया है। क्या लिखा गया है जी? सेव। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है गॉड, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वह प्लूरल है। तो यह किस प्रकार का सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर नियम लागू है। गॉड ब्लेस यू, जब हम लोग सामने वाले को ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब कहते हैं गॉड ब्लेस यू। तो फिर भी यहाँ पर गॉड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ब्लेस क्या है? प्लूरल वर्ब है। फिर कहते हैं मे गॉड सेव माय पेरेंट्स। अब कह रहा है कि कोई भी जो है, आप जैसे किंग को लेकर के कह रहे हैं कि गॉड सेव द किंग, उसी प्रकार गॉड को हम लोग फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे माता पिता को बढ़िया से रखें। तो मे गॉड सेव माय पेरेंट्स, तो यहाँ पर गॉड है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर सेव का प्रयोग किया गया है, कहीं भी सेव से नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि सेव प्लूरल फॉर्मेट में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गॉड ब्लेस में ब्लेसेज नहीं किया गया है, केवल ब्लेस किया गया है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस था जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब कैसा होता है? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब तो प्लूरल होगा ही होगा। बात समझ में आया? अब दूसरा सिचुएशन, ये पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन क्या होता है जी कि जब हमारे पास सेंटेंस बोल रहे थे कि अनरियल हो, हाइपोथेटिकल हो, इमेजिनरी हो, तो उस समय व्हेन वी हैव इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है फिर भी हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब बताइए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, हम बात ले प्लूरल सब्जेक्ट रहता तब, तो प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते ही करते। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा फिर भी हम लोगों को प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और इसकी शुरुआत के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, स्टार्ट विद आई विश। अगर कोई सेंटेंस आई विश से स्टार्ट है, एज इफ से स्टार्ट है, एज दाउ से स्टार्ट है, या फिर इफ से स्टार्ट है, इफ, आई विश, एज इफ, एज दाउ, तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंसेज मोस्ट ऑफ द चांसेज है, मोस्ट ऑफ द केसेज है कि वह सेंटेंस इमेजिनरी होगा। कैसा सेंटेंस होगा? इमेजिनरी होगा, हाइपोथेटिकल होगा, मतलब रियल इवेंट से, रियल सिचुएशन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे आई विश आई वर अ किंग और अ क्वीन। यह देखिए सामने वाला व्यक्ति का इच्छा है, ऐसा सोच रहा है कि शायद या फिर काश मैं एक राजा होता या फिर मैं एक रानी होती। अब ना तो वह राजा है और ना ही वह सामने वाला व्यक्ति रानी है, ना तो मैं राजा हूं और ना तो मैं रानी हूं। यह केवल एक इमेजिन किया गया बात है
कि काश मैं राजा होता या काश मैं रानी होती, तो बहुत कुछ करता व्यक्ति सामने। तो ये सेंटेंस आई विश से स्टार्ट है, तो आई विश से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ बाज लगना चाहिए, लेकिन बाज नहीं लगाए हैं, आई वर लगाए हैं, बेयर लगाए हैं। सेकंड सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू अ स्काई, या फिर आई वुड फ्लाई टू यू, ऐसा ही बोल सकते हैं कि यदि मैं पक्षी होता। आप पक्षी हैं क्या? तो नहीं, पक्षी नहीं है आप, ऑब्वियस सी बात है कि पक्षी नहीं हो। अगर पक्षी होते तो आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ नहीं रहे होते, ठीक है जी। तो आप पक्षी नहीं है, आप तो मनुष्य हैं। लेकिन कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। कहाँ उड़ता? या तो आसमान में उड़ता, या तो मैं तुम्हारे पास उड़कर चला आता, ठीक है जी। फ्लाई टू यू, तो आप फ्लाई करके या तो स्काई में जाते, या फिर फ्लाई करके कहाँ जाते? किसी के पास चले जाते जो आपके डियर वन है, जिससे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, उसके पास चले जाते हैं, जिससे आप मिलना चाहते हैं, वहां पर चले जाते हैं, ठीक है जी। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, तो यहाँ पर इफ से स्टार्ट है, तो इमेजिनरी सेंटेंस था, रियल में वह बर्ड नहीं है, और रियल में वह बर्ड ही नहीं है, तो कैसे आसमान में जाएगा, कैसे किसी के पास जाएगा, ठीक है जी। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, ही कमेंडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस, उसने मुझ पर इस प्रकार कमांड किया, इस प्रकार उसने मुझे आदेश दिया, जैसे कि लगता है कि वह मेरा क्या है? बॉस है। अब रियल में वह मेरा बॉस नहीं है, लेकिन फिर भी कमांड ऐसा कर रहा है जैसे कि वह मेरा क्या है? बॉस है। तो एज इफ जो आया, यह क्या बता रहा है? यह अनरियल सिचुएशंस को बता रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बता रहा है, जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ही कमेंडेड मी, उसने मुझे इस प्रकार आदेश दिया जैसे कि वह क्या है? ही वर माई बॉस। जैसे ही के साथ तो बाज लगाना चाहिए था जी, लेकिन यहाँ पर ही के साथ बाज नहीं लगाए, ही के साथ वेयर का प्रयोग किया गया, वर का प्रयोग किया गया। रीजन वही है कि सेंटेंस इमेजिनरी है जी, हाइपोथेटिकल है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का चीजें प्रयोग किया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्सी अ वर्ड शी वुड फ्लाई टू मी, कि अगर वह पक्षी होती। अब सी के बारे में देखिए, इस बात को समझिए। यहाँ पर कई बार चीजें आप समझ पाए कि अगर बाज या बेर ये हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चला जाता है, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है। आगे का यह रिजल्ट दिया गया है कि शी वुड फ्लाई टू मी, तो इफ आई वर या फिर इफ सी, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि इफ सी वर अ बर्ड, यदि वह पक्षी होती, शी वुड फ्लाई टू मी, तो वह उड़ के किसके पास चली आती? वह उड़ के मेरे पास चली आती। तो इस चीज को, इफ और वर को ऐसे कर करके आप इसको हम कहते हैं कि वर को हम पहले भी लिख सकते हैं। वर को अगर आप पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? वर को आप पहले लिख देते हैं। सॉरी, देखिए मच्छर जो है डिस्टर्ब करता है। वर सी ए वर्ड शी वुड फ्लाई टू मी, तो इफ सी वर अ वर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वर को पहले लिख दीजिए, सी ए वर्ड, उसके बाद शी वुड फ्लाई टू मी, ठीक है। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। तो दो ही कंडीशन है, जब हम लोग पास सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तब हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहला बताइए, पहला क्या है? पहला क्या है? पहला हमारे पास जो केस है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस का केस, और दूसरा केस क्या है जी? हाइपोथेटिकल सेंटेंस जो हो। हमारे पास किस प्रकार का सेंटेंस है? जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, जो अनरियल, जो है रियलिटी से जिसका कुछ लेना देना नहीं हो। बस यह दो बात अगर आप समझ गए तो हम आगे रूल नंबर 3 पर मूव ऑन करते हैं और चीजों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, रूल नंबर 3 हम आपके सामने लिखे हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस का फॉर्मेट इस प्रकार हो जी, सेंटेंस का फॉर्मेट इस प्रकार हो। किस प्रकार सेंटेंस का फॉर्मेट हो? कि अगर आपके पास जो सेंटेंस हो वह नॉन से स्टार्ट हो और फिर प्रीपोजिशन हो और फिर नॉन हो। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आपको शुरुआत देखने को मिलता है, कहीं पर भी आप पैसेज वगैरह पढ़ते हैं या फिर स्टोरी या फिर कोई भी नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, तो इसके बाद जो वर्ब का प्रयोग करना हो, ग्रामेटिकली आपसे जानना चाहे कि यहाँ पर नॉन है, प्रीपोजिशन है, फिर नॉन है, उसके बाद हमको वर्ब का प्रयोग करना है, तो वर्ब का प्रयोग हम करेंगे वह किसके अनुसार करेंगे? किसके अनुसार? इस वाले नॉन के अनुसार, किस वाले नॉन के अनुसार? दैट मीन्स प्रीपोजिशन के पहले वाले नॉन के अनुसार कि प्रीपोजिशन के बाद वाले नॉन के अनुसार।
तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमेशा जब भी इस प्रकार के फॉर्मेट मिले सेंटेंस में, तो आप प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करें, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी चीजें हैं, चाहे वह नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वह ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। किस केस में जी? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में चले जाने का अर्थ है कि वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जब वह ऑब्जेक्ट बन गया, तो बताइए, हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वह ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं? ऑब्वियस सी बात, आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जवाब कि सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं जी? सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम चीजों को देखेंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात, जैसे सेंटेंसेज को समझते हैं। द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री इज आर नॉट गुड, कि जो कंडीशन है हमारे फार्मर्स का हमारे कंट्री में वह अच्छा नहीं है। ठीक है, हिंदी मीनिंग जो भी निकले, हमें इज का प्रयोग करना चाहिए या आर का प्रयोग करना चाहिए? बताइए आप में से, इज का कि आर का, किसके साथ आप जाना चाहेंगे? इज के साथ कि आर के साथ? अगर इस रूल को आप समझ पा रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप इज के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो नॉन है वह कंडीशन है, और कंडीशन सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर नॉन है, तो इसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। फार्मर्स प्लुरल है, फिर आगे चीजें सब ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। किस केस में चला जाएगा जी? ऑब्जेक्टिव। ये सब ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट यहाँ पर कंडीशन है, उसी के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं। ठीक है, द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस को समझते हैं। द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन इज आर वेरी चार्मिंग। तो कलर रियल सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है, और ऑफ प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो है वह सब्जेक्ट या फिर जो है नॉन है वह कलर है, और कलर सिंगुलर कैटेगरी में है। फ्लावर्स प्लुरल है, लेकिन इससे कुछ लेना देना है, क्योंकि आगे ऑफ के बाद जो भी आने वाला चाहे गार्डन हो चाहे गार्डन्स हो, जो भी चीजें हो, ये सब प्लुरल में रहे या सिंगुलर में रहे, इससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें इफेक्ट इससे पड़ता है कि हमें ये जो प्रीपोजिशन है ऑफ, इसके पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर कैटेगरी का है कि प्लुरल कैटेगरी का। ये सिंगुलर कैटेगरी का है तो वर्ब हमें सिंगुलर लगेगा, अगर ये प्लुरल कैटेगरी का है तो वर्ब हमें प्लुरल लगेगा। अगर यहाँ पर कलर के जगह पर कलर्स लिखा हुआ होता तो हम आर के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम इज के साथ जा रहे हैं, आर के साथ नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम अपने विचारों को रखते हैं। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन इज आर चार्मिंग। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन इज आर चार्मिंग। देखिए, फ्लावर्स ऑफ, तो ऑफ प्रीपोजिशन आपको दिखाई दे रहा है। ऑफ के पहले क्या है? फ्लावर है कि फ्लावर्स है? तो फ्लावर्स है, इसका मतलब है कि प्लुरल है। प्लुरल कैटेगरी का अगर हमारे पास नॉन या सब्जेक्ट है तो इसके बाद आने वाला जो है वर्ब का प्रयोग हम लोग प्लुरल कैटेगरी का ही करेंगे। इस बार हमें आर के साथ जाना होगा, इज के साथ जाना नहीं होगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज आर वेरी स्वीट। और देखिए, जब नए नए स्टूडेंट से पढ़ते हैं, जब उनको कुछ रूल वगैरह पता नहीं होता है, वो चीज़ों को नहीं ग्रामर वगैरह पढ़े होते हैं, तो ये नज़दीक के अनुसार देख के लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिज रिवर्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इज के साथ नहीं जा करके आर के साथ चले जाएंगे, जो कि हो जाएगा गलत। हमें रियल सब्जेक्ट हमारा दिज रिवर नहीं है बल्कि वाटर है। क्या है जी? वाटर। तो रियल सब्जेक्ट हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अनुसार हम लोग इज के साथ जाएंगे, ना कि आर के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास जो है जी, वह द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जी बड़ा ही हार्ड वर्किंग हैं। तो रियल सब्जेक्ट हमारा बॉयज होगा कि दिस स्कूल होगा? तो ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले आने वाला सब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस। तो बॉयज हमारे पास प्लुरल है, तो इसके लिए हम लोग आर के साथ जाएंगे, ना कि इज के साथ जाएंगे। तो इसके साथ आर के साथ जाएंगे कि द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग। इस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सब हार्ड वर्किंग है। हमें इस बात को पूरा विश्वास है कि आपको रूल नंबर 3 बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझ पाए होंगे। कि हमारे को ध्यान देखना इस बात पर है कि प्रीपोजिशन से आने वाला पहले जिस नॉन का जो भी कैटेगरी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नॉन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नॉन प्लुरल है तो वर्ब भी
पुलर। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास रखा गया है, ये लिखा गया चीजें हैं। आप अगर सच में पढ़ रहे होंगे तो चीजों को कॉपी पर नोट डाउन करते जाएं, या आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला चीजों को समझने के लिए। आप आगे आगे के जब तैयारी करेगा तो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो ये चीजें जब आपको पता रहता है तो अंदर से बहुत सुकून मिलेगा कि इन सारी बातों को हमने पहले ही जान रखा है। और जब नहीं जानिएगा तो कोई बात नहीं, फिर तो जीवन में जो चीजें नहीं जानते वो जानते ही रहते हैं। चलिए अब आगे के रूल को हम आपको समझाते हैं। रूल नंबर 3 समझ गए होंगे तब आगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है जी? रूल नंबर 4 है इनडिफिनिट नंबर्स या क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नॉन। मतलब आपके पास जो सब्जेक्ट का फॉर्मेट होगा जी, सब्जेक्ट का जो फॉर्मेट होगा वह इस फॉर्मेट में होगा। इस फॉर्मेट का अगर कोई सेंटेंस आपको मिलता है, जैसे ऑफ मिलता है और ऑफ के पहले हाँ ये ऑफ मिलता है जी, और ऑफ के पहले कोई इंडिफिनिट कहने का मतलब जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो। इनडिफिनिट चाहे वह नंबर हो चाहे वह क्वांटिटी हो। नंबर क्या होता है? जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम नंबर डिनोट करेंगे, जिसको हम काउंट ही नहीं करेंगे तो उसके लिए नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। अब चीनी, शुगर है, राइस है, वाटर है, मिल्क है, तो ये सब का नंबर हम नहीं बता पाएंगे। इस सब का हम क्वांटिटी बता पाएंगे कि कितना क्वांटिटी है, थोड़ा है, बहुत है, इस प्रकार की चीजें कर पाएंगे। लेकिन वह हमारे पास स्टूडेंट है, पर्सन्स हैं, चेयर है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पेन है, बुक्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसका हम लोग क्वांटिटी ना बता करके नंबर बताते हैं। ठीक है, इस दोनों बातों को समझ पाए। नंबर किसके लिए प्रयोग करेंगे? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटी किसके लिए प्रयोग करेंगे? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए स्टार्ट विद प्लेंटी ऑफ। अब देखिए जैसे सेंटेंस अगर कोई प्लेंटी ऑफ से स्टार्ट है तो प्लेंटी ऑफ ये इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताता है। तो प्लेंटी ऑफ के बाद अगर एक्स लिखा है इसका मतलब एक को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये किस चीज को बताएगा? इंडिफिनिट नंबर को बताएगा। यहीं पर अगर प्लेंटी ऑफ शुगर बोल दें तो प्लेंटी ऑफ शुगर जब बोल दिए तो शुगर का बताइए क्वांटिटी होगा कि नंबर होगा? ऑब्वियस सी बात है, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसका नंबर नहीं, इसका क्वांटिटी होगा जी। तो अब यहाँ पर प्लेंटी ऑफ एग्स हैज या हैव बीन ब्रॉट, ये इनडिफिनिट है, इससे किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। ये केवल चीजों को बताए, ये मात्रा को बताता है या फिर नंबर को बताता है। इसका मतलब बहुत होता है, इसका मतलब कुछ होता है, बहुत सारे अंडे या बहुत सारी चीनी। अब यहाँ पर हैज के साथ जाएं कि हैव के साथ जाएं, तो इसके बाद आने वाला जो एक्स है वह जिस कैटेगरी का रहेगा, जैसे ये प्लूरल कैटेगरी का है, इसका नंबर है, तो हम इसके साथ जाएंगे, प्लूरल के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? प्लूरल के साथ। प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्रॉट, यहाँ पर हमको कहना है कि ए प्लेंटी ऑफ शुगर। अब यहाँ पर हमको हैज या हैव बीन और उसके बाद लिखते हैं ब्रॉट या फिर सोल्ड लिखते हैं, सोल्ड, कि बहुत सारा शुगर जो है बेचा गया है। ठीक है, तब यहाँ पर शुगर जो है अनकाउंटेबल नॉन के कैटेगरी में आएगा, इसका क्वांटिटी होगा, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी? सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ हैज के साथ जाएंगे। मतलब प्लेंटी ऑफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ा कि प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला नॉन जो है किस कैटेगरी का, अगर प्लूरल कैटेगरी का रहेगा तो प्लूरल वर्ब के साथ जाएंगे, अगर सिंगुलर कैटेगरी का रहेगा तो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। छोटा सा बात आपको समझ में आया कि प्लेंटी ऑफ या इसी प्रकार के और भी हमारे पास लिस्ट है, ए लॉट ऑफ है, हाफ ऑफ है, मोस्ट ऑफ है। इसके बाद आने वाला नॉन पर डिपेंड करता है कि हमारा वर्ब किस प्रकार का होगा। ठीक है जी, इस बात को समझ पा रहे हैं आप? देखिए ए लॉट ऑफ बुक्स, अब ए लॉट ऑफ बुक्स है तो प्लूरल कैटेगरी का है, तो प्लूरल कैटेगरी का है तो ए लॉट ऑफ बुक्स आर ए लॉट ऑफ बुक्स आर, ए लॉट ऑफ बुक्स इज होगा कि आर होगा? बीइंग सोल्ड, पैसिव कंस्ट्रक्शन में लेकर गए हैं कि बहुत सारा बुक जो है बेचा जा रहा है। ए लॉट ऑफ बुक्स आर बीइंग सोल्ड। यहाँ पर ए लॉट ऑफ मिल्क, अब यहाँ पर इज होगा कि आर होगा? इज बीइंग सोल्ड, तब देखिए मिल्क के अनुसार इज लगाए हैं और बुक्स के अनुसार आर लगाए हैं। ए लॉट ऑफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ए लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो नॉन है इस पर डिपेंड करता है। यह छोटा सा बात आपको समझ के रखना होगा। प्लेंटी ऑफ है, ए लॉट ऑफ है, हाफ ऑफ है। हाफ ऑफ है, अब यह निश्चित नहीं बता रहा है कि कितना, मतलब आधा। अब द बॉयज है, द मैंगो है,
ठीक है। तो द बॉयज अगर प्लूरल कैटेगरी का है तो हमें वर्ब जो भी प्रयोग करना होगा, हाफ ऑफ द बॉयज इज या आर प्रेजेंट टुडे, इस प्रकार का एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो बॉयज है इसलिए आर का प्रयोग करें। द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटेन, कि आधा जो आम है वह सड़ा हुआ है। द हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटेन, तो हाफ ऑफ या ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ, ठीक है, इस प्रकार जो चीजें है, या फिर मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ, इस प्रकार का जो चीजें हैं, ये इस प्रकार का जो वर्ड्स हैं, इसके बाद आने वाला नॉन के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर होगा, कीज होगा, आर कमिंग हेयर। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द दैट के साथ इज होगा कि आर होगा, इज रिमूव्ड फ्रॉम हेयर, इस प्रकार का सेंटेंस लिख रहे हैं कि बहुत सारा धूल यहाँ से हटाया जाता है। तो द डैट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस डैट को कोई काउंट नहीं कर सकता है, सिंगुलर कैटेगरी में चला जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, स्टूडेंट्स है तो आर का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाले नॉन पर डिपेंड करेगा कि हम वर्ब किस प्रकार का लगाएंगे। सिंगुलर कैटेगरी का वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल कैटेगरी का तो प्लूरल वर्ब का। यह छोटा सा बात आपको समझ में आ गया है। तो आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा आप हमें लिस्ट दे दीजिए कि प्लेंटी ऑफ या ए लॉट ऑफ या फिर हाफ ऑफ या मोस्ट ऑफ, क्या यह 4 ही वर्ड्स हैं? तो नहीं, इसके अलावे भी कुछ और वर्ड्स हैं जिसको आपको याद कर लेना है। जैसे या सम इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी डिनोटिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे, इसको हम फ्रेज बोल दें, कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जो इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को डिनोट करता है। वर्ड्स के जगह पर हमें फ्रेज लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेज ही कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वर्ड्स की जगह पर फ्रेज कर लीजिए। क्या कर लीजिए जी? फ्रेज। तो फ्रेजेज डिनोटिंग फ्रेजेज, कुछ फ्रेज है। देखिए, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। ए नंबर ऑफ का मतलब कौन सी होता है जी? बहुत। इस सब का मतलब बहुत ही है। ए लॉट ऑफ का मतलब भी होता है क्या जी? बहुत। लॉट्स ऑफ का मतलब, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत। क्या हुआ? बहुत ही है, बहुत। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है जी? तो इसका मतलब भी होता है बहुत। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ का मतलब बहुत होता है, अधिकांश होता है। सम ऑफ का मतलब कुछ ऑफ, हाफ ऑफ का मतलब आधा, हाफ मतलब आधा होता ही है तो आधा। और 2/3 कहने का मतलब मैथ पढ़ते ही होंगे आप, 2/3। कितना तिहाई? 2/3, जितना भी हिस्सा है उसका 2/3। 3/4 कहने का मतलब 3/4। कितना चौथाई जी? 3/4। ये क्वांटिटी को बताएगा। ऑल ऑफ मतलब सब के सब, जितना है सब। और पार्ट ऑफ का मतलब हिस्सा, एक हिस्सा या फिर जो भी है। पार्ट ऑफ मतलब हिस्सा या अंश, जो भी हो इस चीज को बोले। ए गुड डील ऑफ या ग्रेट डील ऑफ, दोनों का मतलब बहुत होता है। दोनों का मतलब क्या होता है जी? बहुत। ए लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब भी होता है, ए लार्ज नंबर का मतलब भी होता है बहुत। क्या होता है? बहुत होता है, बहुत। क्या होता है जी? बहुत। नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी कहने का मतलब है अधिकांश। और हैंडफुल कहने का मतलब, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। क्या हुआ? हैंडफुल के मतलब मुट्ठी भर। हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, सॉरी। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। हैंडफुल, ये सारा जो वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। मुट्ठी भर मतलब एक मुट्ठी उठा के भर लिए, उसको मुट्ठी भर बोल देंगे। या फिर रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर का मतलब जो भी शेष बच गया है उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, मैथ में पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम या फिर रिमेनिंग, जो भी है। इस सब के मतलब, ये आपके पास एक लिस्ट है फ्रेजेज का जो इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताता है। इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताता है तो इसका मतलब है, अगर सेंटेंस का शुरुआत इस प्रकार के फ्रेजेस से हो रहा है तो इससे हमें कोनो मतलब नहीं है। मतलब किससे? इसके बाद आने वाला जो नॉन अगर सिंगुलर कैटेगरी का होगा तो वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आने वाला वर्ब अगर प्लूरल कैटेगरी का होगा तो वर्ब भी हमें प्लूरल कैटेगरी का मिलेगा। याद रख लीजिए, आराम से याद करिए। ए नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ,
इस प्रकार एक बार मन से, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो मन से पढ़िए और अपने कॉपी पर खुद लिखने का प्रयास करिए। ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, हैंड्सफुल ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इस प्रकार की चीज़ों को लिखे। ए लार्ज नंबर ऑफ, इस प्रकार की चीज़ों को आप याद करके मेजोरिटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इस प्रकार की चीज़ों को याद करें और साथ में कॉपी पर लिखें ताकि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से याद रह सके। ठीक है जी। बाकी तो जानते हैं कि सब कुछ हमारे बुक में उपलब्ध ही है, केवल बुक में रहने से और पढ़ने से अंतर होता है जी। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के चीज़ों को माइंड में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर विद्वान होता है तो सबसे ज़्यादा विद्वान वही व्यक्ति होता है जो लाइब्रेरी में रहता है या फिर जो लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरी कहने का मतलब ये जो अभी मॉडर्न टाइम में लाइब्रेरी चल रहा है जिसकी बात नहीं कर रहे हैं। लाइब्रेरी कहने का मतलब जहाँ पर पुस्तकों का भंडार और बहुत सारे पुस्तक रहते हैं, तो वहाँ पर तो सब कुछ का बुक रहता है। तो क्या वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति को सारा नॉलेज होता है? नहीं, नॉलेज आपको वही होगा जो आप किताब को पढ़ें, जिस पर आपने टाइम दिया। बहुत सारे किताबें ले आने से घर में कुछ नहीं होता या फिर चीज़ों को रखने से कुछ नहीं होगा कि अच्छा ये सब तो बुक ऑन देवल रहता है, बुक में ही दिया हुआ रहता है। ऐसे कहा जाता है कि गुरु का भी गुरु बुक होता है, तो बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है। चीज़ों को आप अपनी नोट डाउन कॉपी पर लिखें, पढ़ें ताकि हमारे पास चीज़ों को माइंड में आए। यह एक तरीका होता है कॉपी पर लिखने का, पढ़ने का, कि चीज़ें किसी प्रकार हमारे माइंड में आ जाए। तो आप हम चीज़ों को कह रहे हैं कि माइंड में रखिए। किस में रखिए जी? माइंड में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर नन ऑफ, ये सब उसी का लिस्ट है। ये सब जो लिस्ट देख रहे हैं यह इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताता है। किस चीज को बताता है जी? इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताता है। नन ऑफ, नन ऑफ कहने का मतलब है कि नहीं, कुछ भी नहीं। नन ऑफ का मतलब कुछ भी नहीं। नन ऑफ का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये टोटल, टोटल कहने का मतलब कुल से है, जो भी है। परसेंट ऑफ, रेस्ट ऑफ, प्रतिशत से कितना प्रतिशत है कितना नहीं है, इस प्रकार की चीजें। रेस्ट ऑफ, जो भी आपके पास रिमेनिंग शेष बच गया है। हिप्स ऑफ का मतलब बहुत सारा, ढेर की बात कर रहा है। ठीक है, ये सारा जो है इंडिफिनिट नंबर या इंडिफिनिट क्वांटिटी को डिनोट करने वाला कुछ फ्रेज है जिसको आपको याद रखना है। नोट में क्या याद रखना है आपको जी? नोट आपको करके लिखाया गया है ए नंबर ऑफ वर्सेज द नंबर ऑफ। देखिए, ए नंबर ऑफ और द नंबर, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बात को आप बेहतर ढंग से समझ लें। देखिए, समझने के लिए बहुत ही आसान चीजें हैं कि ए नंबर ऑफ में ए इंडिफिनिट हम लोग आर्टिकल पढ़े थे, या फिर कभी न कभी आप पढ़े ही होंगे कि ए या एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो नंबर के पहले ए है और यहाँ पर नंबर के पहले द है। अगर ए है इसका मतलब इनडिफिनिट है। क्या है जी? इनडिफिनिट है। क्या है? इनडिफिनिट है। और नंबर के पहले अगर द है तो डिफिनिट है। अगर डिफिनिट है नंबरों में, अगर नंबर डिफिनिट हो जाए तो हम इसके अनुसार हम वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ए नंबर ऑफ के बाद जो भी हम वर्ब प्रयोग करेंगे वह प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन ए नंबर ऑफ हो चाहे द नंबर ऑफ हो, इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह प्लूरल कैटेगरी का होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। नाउन तो प्लूरल कैटेगरी का ही होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर कैटेगरी का होगा। कब? और प्लूरल नाउन ही होगा। ए नंबर ऑफ हो चाहे द नंबर हो, ना द नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद जो नाउन होगा जी वह प्लूरल ही होगा। लेकिन वर्ब सिंगुलर कब होगा? जब द नंबर ऑफ रहेगा। और वर्ब प्लूरल कब होगा? जब ए नंबर ऑफ रहेगा। यह आप बात को समझें और इसके लिए हम आपके पास एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं? एग्जाम्पल। जैसे करें ए नंबर ऑफ, यहां पर दे रहे हैं एग्जाम्पल। यहां पर देखिएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट लिखें क्या स्टूडेंट्स लिखें? तो इस बात को आप ध्यान में रखें, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होगा। स्टूडेंट लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, अब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर या फिर हैज या हैव, ऐसा करके लिखते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हो गए एग्जाम में। तो ए नंबर ऑफ के अनुसार हैज लिखें कि हैव लिखें? तो इस बात को समझे, ए निश्चित है, द निश्चित है, तो हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर द लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे या स्टूडेंट लिखेंगे? तो द नंबर ऑफ है चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग इन द क्लास लिख देते हैं, इन द क्लास, मतलब क्लास में जो है संख्या जो है स्टूडेंट का बढ़ा है, निश्चित संख्या बढ़ा है, ये नहीं क्या निश्चित है, निश्चित संख्या बढ़ा है, तो इसलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन द क्लास। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तेज लगाए हैं, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट थे यहाँ पर हैज नहीं हैव लगाए हैं, हैज सिंगुलर होते यहाँ पर और लगाते तो प्लूरल हो जाता। यह छोटा सा बात आपको समझ में आया, छोटा सा बात लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातों को आप समझ पाए, एग्जाम्पल वगैरह नोट डाउन कर लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, आगे हमारे पास समझने के लिए क्या है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं जी, नोट नंबर 2 के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑफ, जो आप देख रहे हैं ऑफ के पहले द परसेंटेज क्या लिखा हुआ मिल जाए, द परसेंटेज, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। द परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर जो नॉन रहेगा वो वह सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। द परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे नॉन सिंगुलर हो या प्लुरल हो, इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा परसेंटेज के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऑफ है और ऑफ के पहले परसेंटेज नहीं हो, एज उसमें नहीं लिखा हुआ हो, केवल परसेंट हो, तब डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नॉन पर। परसेंट है, अगर परसेंट के बाद सिंगुलर नॉन है तो वर्ब भी सिंगुलर कैटेगरी का होगा, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। और प्लुरल नॉन रहेगा तब वर्ब भी कैसा होगा जी, प्लुरल वर्ब होगा, प्लुरल वर्ब होगा। आया बात समझ में, ठीक है। इस बात को याद रखने के लिए, परसेंटेज में एज है, एज अगर एज जब भी बताना हो तो कम बताइएगा, इसका मतलब सिंगुलर कम है और प्लुरल ज्यादा है, तो सिंगुलर बताइएगा। अब एग्जांपल के तौर पर द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, यहाँ पर प्लुरल है, ठीक है, कोई बात नहीं, परसेंटेज है, एज जैसे ही देख लिए आप एज परसेंटेज, तो इसका मतलब यहाँ पर इज के साथ जाएं कि आर के साथ, तो हम इज के साथ जाएंगे, सिंगुलर के साथ जाएंगे, प्लुरल के साथ नहीं जाएंगे। सेकेंड, 40% ऑफ द मैंगोज, 40% हो चाहे 60% हो, इससे परसेंट आ गया, एज नहीं है, परसेंट है, परसेंट, तो परसेंट है तो परसेंट के बाद आने वाला जो नॉन है वो किस कैटेगरी का होगा, उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, शुगर है, तो शुगर है तो शुगर के अनुसार हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर कैटेगरी का है, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है मैंगोज है, मैंगोज के अनुसार इज का प्रयोग नहीं करेंगे, और का प्रयोग करेंगे, और रोटेन, हैज बीन स्टोलन, ठीक है जी। यह बात आपको समझ में आया। परसेंट और परसेंटेज में एज वाला याद रखिएगा, एज जब भी बताना कम बताना, इसका मतलब है इधर आने वाला जो भी नॉन या प्रोनाउन जो भी हो वह सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, लेकिन इधर जो भी वर्ब लेगा सिंगुलर लेगा। परसेंट वाला डिपेंड करता है उसके बाद आने वाला नॉन किस कैटेगरी का है, सिंगुलर नॉन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लुरल नॉन रहेगा तो प्लुरल, नॉन की जगह पर नॉन भी रह सकता है प्लुरल कैटेगरी का, ठीक है। यहां तक की बात तो समझे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 को हम लोग समझते हैं, रूल नंबर 5 को, रूल नंबर 5 को, रूल नंबर 5 जो इस क्लास का लास्ट रूल है, रूल नंबर 5 को हम लोग समझेंगे और उसके बाद चीज़ों को हम बेहतर ढंग से फिर सीखते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है जी, रूल नंबर 5 में कि सिंगुलर कॉलेक्टिव नॉन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल नॉन। देखिए सेंटेंस का जो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा कि आपको सेंटेंस का फॉर्मेट इस प्रकार देखने को मिल सकता है कि ये नॉन जो है वह सिंगुलर कलेक्टिव नॉन है, नॉन में कौन सा नॉन, कॉलेक्टिव नॉन, और कॉलेक्टिव नॉन सिंगुलर में रहेगा, और उसके बाद ऑफ रहेगा, और उसके बाद आने वाला जो भी नॉन रहेगा वह प्लुरल फॉर्मेट में रहेगा, ये प्लुरल कैटेगरी में रहेगा। तो हमें जो वर्ब का प्रयोग करना है वह इसके अनुसार करना है, सिंगुलर कॉलेक्टिव नॉन के अनुसार। दैट मीन सिंगुलर कैटेगरी का अगर नॉन है तो हमें वर्ब भी कैसा लेना होगा, सिंगुलर नॉन लेना होगा। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अब यहाँ पर हैज लिखें कि हैव लिखें, हैव कम टुडे, ठीक है। अब बताइए, अब टीम के अनुसार हमको प्रयोग करना है हैज का प्रयोग, प्लेयर्स के अनुसार हैव नहीं देंगे, टीम सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग हैज के साथ जाएंगे ना कि हैव के साथ जाएंगे। ए सेट ऑफ बुक्स
इज या आर अवेलेबल, आर अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इज के साथ जाएं कि आर के साथ जाएं, तो ए सेट ऑफ बुक सिंगुलर सेट है, मेन सब्जेक्ट हमारा ए सेट ऑफ बुक है, तो इसके अनुसार इज के अनुसार जाएंगे, आर के अनुसार बुक्स के अनुसार नहीं जाएंगे। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हाइज होगा, हाइज होगा जी कि हैव होगा टू कम, हैव टू कम इन द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी। अब बर्थडे पार्टी है तो आना है, ठीक है। तो बर्थडे पार्टी में बैंड है, म्यूजिशियंस का बैंड, ये भी याद रखिएगा। प्लेयर्स का टीम होता है, बुक्स का सेट होता है, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड कहते हैं, किज के ग्रुप को बंच कहते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पर भी याद रखना है, पहला थ्योरी कि शिप के ग्रुप को क्या कहते हैं, पीपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्टूडेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, इस प्रकार की चीजें भी आप रखिएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसके बाद आने वाला जो भी आप वर्ब का प्रयोग करेंगे जी, वह हमेशा प्लुरल ही प्रयोग, सॉरी सिंगुलर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जो प्रयोग कर रहे हैं वह सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अनुसार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हम इसके बाद आने वाले प्लुरल नाउन के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यहाँ तक की बातों को आप समझ पाए हैं कि हाँ हम यहाँ तक की बात समझ गए हैं? अगर आप यहाँ तक की बातों को समझ गए हैं तो बाकी की चीजों को आप जो भी 5 रूल्स आपके सामने रूल नंबर 5 तक पढ़ाए हैं इसका आप रिवीजन करिए। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रूल नंबर 6 से लेकर के रूल नंबर 10। एक क्लास में हम 5 रूल डिस्कस करेंगे। इस प्रकार जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, लेकिन मन से पढ़ेंगे बिल्कुल, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको बुक प्रीफर करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है। आपको सीधे सीधे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का बुक आता है, उस चीज को आप बुक को निकालिएगा और साथ में आप पढ़िएगा भी, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। अभी से एकदम पढ़ना चालू कर दीजिए जी, ठीक है। बाद में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और आप जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं वहां पर कभी भी मैथ्स मतलब जीके या इस प्रकार की चीजें कभी बाधा नहीं बना यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। मैथ्स में एक से एक स्टूडेंट माहिर है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा बेड़ा कुछ भी हिसाब दे दीजिए बना करके रख देगा, दशमलव भिन्न कुछ भी दे दीजिए बनाकर, परसेंटेज वगैरह सब बना करके रख देता है। बाधा हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और जहाँ हम रह रहे हैं वहां पर बाधा एक ही चीज है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश से लगाव नहीं लगा पाता है, और यह उनके लिए कहीं ना कहीं विकलांगता साबित हो जाता है कि बहुत सारे उनके अंदर टैलेंट रहने के बावजूद में भी वह इस चीज में, या फिर बेहतर ऑफिसर बनना चाहिए लेकिन बेहतर ऑफिसर ना बन करके वह उस क्षेत्र में चले जाते हैं, जॉब के उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहां पर वहां पर जाने के बाद भी वे फील पछतावा फील करते रहते हैं। तो पछतावा फील ना करें, आप भी अपने जीवन में मौका है, सीखें, एकदम बिल्कुल सीखते रहें। जो भी आप पढ़ना पढ़िए भी, और साथ में इस लैंग्वेज को या फिर इस चीज को भी समझते हुए चलें कि हमको इंग्लिश से डर नहीं लगता। बस ये आप डर हटा लीजिए, हमको इंग्लिश से डर नहीं लगता है, हमको इंग्लिश समझ में आता है, हमको इंग्लिश में कुछ भी बात कर लो हम समझ में आता है, ये इंग्लिश की जो भी चीजें हैं वह हमें समझ में आता है। अगर आपके अंदर यह डर खत्म हो गया कि आपको इंग्लिश से डर नहीं लगता है, आपको इंग्लिश समझ में आता है, नहीं आता है तो हम समझने का प्रयास करेंगे, हम समझेंगे, तो फिर आपके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, या फिर आपके लिए कोई भी चीजें बाधा नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इंग्लिश को भी आप कनेक्टेड बनाए रखें, ये नहीं कि इग्नोर कर देना कि इंग्लिश को चीज पूछता है वो खाली 12th है, इस प्रकार की चीज नहीं आपको मन में रखना है। आप इस बात को समझ लें, इस चीज को समझाने की जरूरत है नहीं कि आने वाले समय में इस लैंग्वेज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इस बात को देख भी रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। बाकी क्या ही बताना है इसके बारे में, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं तो हर सब्जेक्ट का टीचर अपना अपना सब्जेक्ट का पढ़ाई करता ही है, तो क्या भी बोले, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना। बाकी रूल नंबर 5 तक की चीज़ों को रिवीजन करें। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने आप को बिल्कुल बेहतर ढंग से बनाए रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू।